डियर स्टूडेंट्स, आज आपको शक्ति की अवधारणा के बारे में बताया जाएगा। शक्ति का अर्थ एवं परिभाषाएं। शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। विलियम रॉबसन राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार प्रक्रियाओं, विषय विस्तार तथा परिणामों से संबंधित सामाजिक विज्ञान मानता है। शक्ति राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि राजनीति का अर्थ संघर्ष को सुलझाने से संबंधित है, तो किसी राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत शक्ति का वितरण ही तय करता है कि किस प्रकार का संघर्ष को सुलझाया जाता है और क्या सभी पक्ष संघर्ष सुलझाने की शर्तों का पालन करते हैं। और राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, शक्ति की परिभाषा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की परिभाषा। रॉबर्ट्स वायस्टेड, यानी कि रॉबर्ट्स वायस्टेड क्या राजनीतिक विचारक हुए, उन्होंने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट्स वायस्टेड शक्ति के बारे में क्या कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। और मैं कई बार क्या कहते हैं शक्ति के बारे में, मैं कई बार कहते हैं कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। यानी कि शक्ति के द्वारा क्या है, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है और उनको निर्देशित भी किया जा सकता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये कौन कहते हैं, मैं कई बार। अर्नल्ड ब्रेख्त कहते हैं कि शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। और मॉर्गेनथाउ शक्ति के बारे में क्या कहते हैं, मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। वह पहली श्रेणी में आने वालों की दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। ये कौन कहते हैं, मॉर्गेनथाउ। रॉबर्ट डेहल क्या कहते हैं, रॉबर्ट डेहल कहते हैं कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते। अब आर्गेन्स्की क्या कहते हैं शक्ति के बारे में, आर्गेन्स्की कहते हैं कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इस प्रकार अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा शक्ति की अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। अब आता है शक्ति के प्रकार। यानी राजनीतिक शक्ति को मूल रूप से 3 रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 आती है शारीरिक शक्ति, दूसरी आती है मनोवैज्ञानिक शक्ति और तीसरी आती है आर्थिक शक्ति। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, यानी कोई भी सरकार होगी वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है। जब सेना को ऐसी अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह देखा गया है कि यदा कदा सैनिक क्रांतियाँ होती रहती हैं और राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में हस्तांतरित होता रहता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है, वहाँ सैनिक शासक सेना के बल पर शासन करते रहते हैं और आए दिन सैनिक क्रांतियाँ होती रहती हैं।
वर्षों तक लैटिन अमेरिका का शासन इसी ढंग से चलता रहा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इन लैटिन अमेरिकन देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता रहा, यथार्थ में अपनी केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी के माध्यम से इन देशों की राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करता रहा और समय समय पर इन देशों की सैन्य सत्ता के तख्ते पलटने में भी अहम भूमिका अदा करता रहा है। प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप राज्य की शारीरिक शक्ति इसके कई घटकों में बटी रहती है, जिनमें स्थल सेना भी होती है, जल सेना होती है, वायु सेना होती है और प्रक्षेपण अस्त्र वाले परमाणु शक्ति के केंद्र प्रमुख हैं। सैनिक शक्ति के इस प्रकार के विभाजन से राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है और बड़े देशों में आसानी से सैनिक क्रांति नहीं हो पाती है। अब शक्ति के प्रकार में दूसरी आती है मनोवैज्ञानिक शक्ति, साइकोलॉजिकल पावर। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। ये प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं और अब इजराइल युद्ध के समय इजराइल ने बड़ी चतुराई से यह उद्घाटित किया कि उसके पास कुछ आणविक बम हैं। यथार्थ में ऐसी खबर फैलाने का उद्देश्य केवल अरब राष्ट्रों के मनोबल को कम करना ही था। गणतंत्र दिवस परेड पर प्राय भारत विभिन्न टैंकों और विशिष्ट हथियारों को प्रदर्शन करता है, जिसका ध्येय पड़ोसियों को दिखाना होता है कि अब भारत सैन्य दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। तो ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्य की जनता पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई बार सरकारें प्रचार माध्यमों का भी सहारा लेती हैं। अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रतिदिन विशिष्ट रेडियो प्रसारण भी करते रहते हैं। रेडियो पीकिंग प्रतिदिन हिंदी में प्रसारण करता रहता है। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका अनेक विदेशी भाषाओं में प्रसारण करते हैं। इन प्रसारणों का उद्देश्य शत्रु को कमज़ोर बनाना, उनके मनोबल को छीन करना और शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही होता है। शक्ति का निहितार्थ यह है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक बल से ऐसा करने पर उसे हम सैनिक शक्ति की संज्ञा देते हैं, लेकिन कूटनीति, प्रचार आदि के द्वारा किसी भी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार, कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए, तो यह मनोवैज्ञानिक शक्ति ही कहलाती है। अब शक्ति के प्रकारों में अगली शक्ति आती है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा ही होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से ही संबंधित नहीं होता, अपितु व्यापार के माध्यम से उस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय होता है। अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने पर निर्भर बना सकता है। विदेशी आर्थिक सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से परमुखापेक्षी हो जाता है। विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाभ के फेर में देश पर कर्ज का भारी बोझ आ जाता है और जिसको चुकाते चुकाते उसके नाक में दम होने लगता है। आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्व आत्मसम्मान का है। लंबी आर्थिक पर निर्भरता से देश का मनोबल एवं आत्मसम्मान भी क्षीण होता है। जो देश भारत को विदेशी सहायता प्रदान करते हुए चाहते हैं कि भारत उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में रहे और अपना स्वतंत्र चिंतन और कार्य क्या है बंद कर दे, इसके बल पर, आर्थिक शक्ति के बल पर। ऐसा कहा जाता है कि 1966 में हमें अपने रुपये का मूल्य विदेशी आर्थिक दबाव के कारण ही करना पड़ा था। नेपाल और भूटान का अधिकांश व्यापार भारत से होता है, अतः भारत आर्थिक दृष्टि से भी भारत पर क्या है निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति के 3 रूप होते हैं: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। इन शक्तियों के आधार पर एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व को क्या है जमा सकता है। धन्यवाद।